सबके लबों पर एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा गुलाम होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बनर पे। तो दोस्तों सबको प्यार भरा राम राम। दोस्तों कल हमने पढ़ा था बीज के बारे में और आशा करता हूँ कल वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंचाई। शस्य विज्ञान का दूसरा टॉपिक कौन सा आ गया अब? सिंचाई। तो सिंचाई के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंचाई होती क्या है। तो जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो हम भोजन करने क्यों करते हैं? भोजन एनर्जी के लिए। तो भोजन जब हम खाते हैं तो भोजन का होता क्या है? भोजन का प्रोसेसिंग होने की कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही तो हमें एनर्जी मिलती है। तो उसी प्रकार से जब पौधों को भोजन मिलेगा तभी उनके अंदर प्रोसेसिंग होगी, और जब प्रोसेसिंग उनके अंदर होगी तो उनके अंदर एनर्जी आएगी। तो जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से इनको पौधों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन के रूप में जल को लेते हैं। भोजन निर्माण के लिए आवश्यक होता है वो जल ही होता है। तो जल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से पौधों को जल देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं। तो राजस्थान के अंदर सिंचाई के स्रोत हैं, नहरें हो गई, तालाब हो गए, नलकूप और कुएं हो गए। तो इसके अंदर राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो होती है नलकूप और कुओं द्वारा। और ये किस जगह होती है? जयपुर के अंदर। तो देखते हैं कि नहरों द्वारा राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है 30.25%, जो कहाँ होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और तालाबों द्वारा सिंचाई होती है 1.5%, कहाँ होती है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। और कुओं के द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर के अंदर होती है। और कितनी होती है? 23.30%। और नलकूपों द्वारा सिंचाई कितनी होती है? 44.10%, कहाँ होती है? जयपुर के अंदर। और अन्य के अंदर आती है 1.2%। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुएं प्लस नलकूपों द्वारा 67% सर्वाधिक होती है। उसमें बात करें कि राजस्थान में भारत का कुल कितना सतही जल है। तो राजस्थान में भारत का कुल 1.16% सतही जल उपलब्ध है। और उसके बाद हम बात करें राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जल उपलब्ध है। तो 10.41% जल उपलब्ध है। तो उसके बाद में अगर हमारे पास पानी उपलब्ध हो जाएगा नहरों, तालाबों और नलकूपों से, तो फिर उसको हम पौधे तक पहुंचाएंगे कैसे? तो उसके लिए जो उचित साधनों की आवश्यकता होगी, उनमें कौन कौन से साधन होंगे तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से साधनों का प्रयोग होता है? तो राजस्थान के अंदर जैसे कि ये परंपरागत साधन है, जैसे रहट, ढेकली, चड़स, पवन चक्की, पंप सेट, जनरेटर, विद्युत सोलर चालित पंप। तो इसमें सबसे परंपरागत साधन है जो वो रहट है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लगा लेना आप। रहट जो कि परंपरागत सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। उसके बाद आती है सोलर पंप की। तो ये एक नवीनतम सिंचाई का साधन है और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 100 मीटर गहराई तक ये पानी निकाल सकता है न्यूनतम। और अधिकतम हम 3, 5 और 7 हॉर्स पावर तक के मोटर के अगर खरीदते हैं इनके पंप सेट के, तो इस पे हमें राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान भी मिलता है। और फिर बात करें भारत में सर्वाधिक सोलर पंप कहाँ लगाए जा रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सोलर पंप है लगाए जा रहे हैं अभी। फिर अगर राजस्थान के अंदर नहरों द्वारा सिंचाई होती है तो ये कौन कौन सी नहरों के द्वारा राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है? तो ये जो गंग नहर, नर्मदा नहर, IGNP आदि बहुत सी परियोजनाएं लगी हुई है जिनसे कि राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर होती है। तो नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है उसके अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई हो रही है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियों द्वारा राजस्थान के अंदर नहरों से सिंचाई होती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो इसके अंदर ये गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर जिलों के अंदर ये सिंचाई करती है। और ये राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है इसी कारण से कि ये जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ जहाँ पर सबसे कम जल की मात्रा होती है उस जिलों के अंदर ये सिंचाई करती है। इसी कारण से इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। और नहरों से होने वाली सिंचाई में सर्वाधिक सिंचाई इसी के द्वारा होती है। जो नहरों द्वारा सिंचाई होती है ना, उसके अंदर ये सर्वाधिक सिंचाई इसी नदी द्वारा होती है। और इसकी लंबाई कितनी है? कुल 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? पंजाब के अंदर जो सतलुज और व्यास नदियों का संगम होता है हरीके बैराज बांध के पास,
तो ये हरीके बैराज बांध से निकलती है वहीं से। उसके बाद हम बात कर ले कि इसकी कुल कितनी लिफ्ट है, तो इसकी 7 लिफ्ट है, यानी कि जो क्षेत्र होते हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों में बांटने के लिए इस जल को 7 लिफ्टें बनाई गई है। तो इसमें सबसे बड़ी लिफ्ट कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट है इसके अंदर। और उसके बाद में बात करें कि इसका संगम कहाँ होता है, तो इसका संगम होता है गडरा रोड बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में अगली नहर आती है गंग नहर। तो गंग नहर कौन कौन सी जिलों में सिंचाई करती है? गंगानगर और बीकानेर के अंदर। तो इसको ये केवल मात्र ज्यादातर गंगानगर जिले के अंदर सिंचाई करती है, जिस कारण इसको गंगानगर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ? 1927 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसी कारण से महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भागीरथ ने गंगा नदी को जिस प्रकार से लाने का प्रयास किया था, उसी प्रकार से गंगा सिंह ने भी प्रयास किया था गंग नहर को लाने के लिए। उसके बाद में आती है चंबल नहर। तो चंबल नहर का कहाँ? कोटा, बूंदी और बाड़ा जिले में सिंचाई करती है ये, और चंबल नदी से निकाली गई एक नहर है। और फिर है अगली सिद्धमुख नहर परियोजना। इस परियोजना से हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा तहसील और चूरू की राजगढ़ और तारनगर तहसील के अंदर सिंचाई होती है। उसके बाद में जो अगली परियोजना है वो है गुड़गांव नहर परियोजना। तो ये परियोजना राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जो कि दोनों राज्यों के अंदर जल सिंचाई करती है। ये राजस्थान के अंदर भरतपुर के डीग और कामा तहसील के अंदर व अलवर के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर सिंचाई होती है इसके द्वारा। और इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है यमुना नदी के ओखला के पास गुड़गांव के समीप से। फिर अगली है बांकड़ा नहर परियोजना। तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? विराट वस्तु। और इसका उद्गम कहाँ होता है? कहाँ से होता है? बांकड़ा बांध से होता है इसका उद्गम। और बांकड़ा बांध कहाँ स्थित है? तो बांकड़ा बांध स्थित है पंजाब के नंगल के में सतलुज और ब्यास के संगम पर। और इससे राजस्थान में कहाँ कहाँ सिंचाई होती है? राजस्थान में आपको पता है नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो यहाँ भी इसी के द्वारा सिंचाई होती है। फिर जो अंतिम परियोजना है वो है नर्मदा नहर परियोजना। जो ये है कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। और बता दो आपको कि सरदार सरोवर बांध से निकाली गई ये परियोजना है, और ये राजस्थान के अंदर जालोर की सांचौर तहसील और बाड़मेर की गुड़ा मालानी तहसील के अंदर सिंचाई होती है इसके द्वारा। और एक बात जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये बता दूं कि राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जिसके द्वारा फव्वारा पद्धति से ही सिंचाई की जाती है। अन्य किसी भी सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने पर दंड दिया जाता है इस परियोजना के अंदर। तो ये थी प्रमुख नहरें जिनके द्वारा राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है। तो दोस्तों हमने अभी भी जो परियोजनाओं के बारे में तो पढ़ लिया कि कौन कौन सी परियोजनाएं अपने राजस्थान के अंदर संचालित है, पर अब हम पढ़ते हैं कि जो ये परियोजनाएं हैं उनके निर्माण में कुल कितना खर्च आता है, और जो परियोजना होती है वो लघु होती है, वृहत होती है, तो उन्हें कितना कितना क्षेत्र वो कवर करती है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं वृहत सिंचाई परियोजना की। तो जो वृहत सिंचाई परियोजना होती है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती है, और इसमें लगभग इसके निर्माण में 5 करोड़ से भी अधिक खर्च आता है। और जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती है वो 210,000 हेक्टेयर तक एरिया कवर कर लेती है सिंचाई का, और इसमें 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक इसमें खर्च आता है निर्माण में। और जो लघु सिंचाई परियोजना होती है उसके अंदर 2,000 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र को ये सिंचित करती है, और इनके निर्माण के अंदर जो है वो 25 लाख से भी कम खर्च आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम पानी तो लेकर आ गए नदियों द्वारा, और साधन भी मिल गए, और नदियों से पानी भी आ जाता है। तो हम सिंचाई करते हैं पौधे की, तो उसमें हमें क्या पता रहता है कि कितनी हमने सिंचाई कर दी और कितने लीटर पानी हमारा चला गया और कितना बर्बाद हो चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिंचाई का मापन, कुल कितना आपने पानी पौधे को दिया है वो किस प्रकार से मापते हैं। तो इसके अंदर जो 1 क्यूसेक होता है 1 घन फीट, उसके अंदर 28.3 लीटर पानी आता है। और जो 1 क्यूसेक घन क्यूबिक मीटर होता है उसके अंदर 1000 लीटर पानी आता है। और 1 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर 1 हेक्टेयर क्षेत्र है और उसके अंदर हमने 1 mm पानी भर रखा है, तो उसके अंदर कुल कितना पानी आएगा? 10,000 लीटर पानी आएगा। और अगर हमने 1 हेक्टेयर क्षेत्र है और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर पानी भर रखा है, तो उसके अंदर कुल कितना आएगा? 1 लाख लीटर पानी आएगा। और अगर हमने 1 हेक्टेयर क्षेत्र है और उसके अंदर 1 मीटर पानी भर रखा है पूरा, तो उसके अंदर कितना आएगा? 10 लाख लीटर पानी आएगा।
और अगर हमने 1 एकड़ क्षेत्र है और उसके अंदर 1 इंच पानी भर रखा है तो उसके अंदर कितना आएगा? 102.8 क्यूबिक मीटर। और 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है? तो उसके अंदर मैंने बता दिया था, ये 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आता है 1000 लीटर पानी। उसके बाद में आता है 1 गैलन। तो 1 गैलन के अंदर कितना? 4.5 लीटर पानी आता है। और जो 1 हेक्टेयर होता है उसके अंदर कुल कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। और 1 बीघा होता है उसके अंदर 2530 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। और जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र होता है उसके अंदर 2.47 एकड़ एरिया होता है। और 1 एकड़ के अंदर 0.4 हेक्टेयर होता है। तो इस प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 हेक्टेयर फसल है और उसकी हम पहली बार एक सिंचाई करते हैं पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर, तो हमें 4 से 5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों अपनी इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि हम अगली क्लास से और शुरू कर सकें, जैसे हिंदी हो गई और राजस्थान जीके हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सिंचाई के अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।